नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव की भाई तैयारी हो रही है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के घोसी में उप विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां पर बीजेपी भी लगी है, वहां पर सपा भी लगी है अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। लेकिन इन्हीं सब के बीच में ओपी राजभर, जो कि सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, उसकी नींव भी रखने वाले व्यक्ति है, उन्होंने बयान जो दिया है खासकर अखिलेश यादव को लेकर, उनके कार्यकर्ताओं को लेकर। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही उन्होंने सपा के कार्यकर्ताओं को लेकर बयान दिया था कि वो तो पियक्कड़ होते हैं। अब जो है ओपी राजभर ने जो बयान दिया है वो ये दिया है कि भैया कोई भी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो बड़ा बयान दिया है। वहीं अगर हम बात कर लें आपकी मौर्य की, उनको लेकर भी ओपी राजभर ने बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान होता है वो एकदम वाहियात होता है, वो एक दगे हुए कारतूस है। तो कुल मिलाकर जो ओपी राजभर कुछ दिन पहले बीजेपी के लिए तमाम तरह के बयान देते थे, सपा के साइड खड़े होकर, आज वही ओपी राजभर बीजेपी के साइड में खड़े होकर तमाम तरह के बयान सपा के लिए दे रहे हैं। और बयान छोटे मोटे नहीं दिए जा रहे, बयान बड़े दिए जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल साइड में ओपी राजभर की एक अच्छी पैठ है, एक अच्छी उनकी हनक है। वहाँ पर उनके अपने खुद के वोटर हैं। जब ओपी राजभर से पूछा कि आप दारा सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं दारा सिंह के लिए प्रचार नहीं कर रहा, मैं तो प्रचार कर रहा हूं एनडीए के लिए। तो कुल मिलाकर जो ओपी राजभर है उनको मालूम है कि किस तरह से पूरे दांवपेच खेलने हैं, किस तरह से अपनी गोटी सेट करनी है और किस तरह से उन्हें हर सिचुएशन का सामना करना है और एनडीए को किस तरह से मजबूत करना है उनको भी मालूम है। और फिलहाल अपने जानते हैं वो उनका चिरपरिचित अंदाज है ओपी राजभर के, जो वो बयान देते हैं। तो देखिए, सवाल ये है कि ओपी राजभर तो बयान दे ही रहे हैं और पहले कार्यकर्ताओं को बताया पियक्कड़, अब कह रहे हैं कोई भी यादव जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा और स्वामी प्रसाद मौर्य को दगा हुआ कारतूस बता दिया। उसका रीज़न ये है कि दलित पिछड़ों की मीटिंग की जा रही है सपा के द्वारा। ऐसे में उसकी अगुवाई जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं और जगह जगह पर। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है आए दिन हिंदू विरोधी बातें वो कहते रहते हैं, मंदिर को लेकर, रामचरितमानस को लेकर तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि साथ नहीं मिल रहा है उनका सपा को, सपा का पूरा साथ मिल रहा है और राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। उन्होंने जब रामचरितमानस पर सवाल उठाए तो उनको जो है राष्ट्रीय महासचिव बना दिया सपा ने। और अब देखिए, मंदिर पर सवाल उठा दिए उन्होंने, तो ना जाने कितने मंदिरों को बता दिया कि वो बौद्ध मठ थे। कहते हैं ना कि इतिहास की जानकारी ना होने के बावजूद भी वो बात करते रहते हैं। ऐसे में जो सपा है, सपा जो है वो कहती है कि आप करते रहिए, ऐसे बयान देते रहिए, इससे हमारा ही फायदा है, क्योंकि लोग जो है हमें देखेंगे, हमें सुनेंगे। तो चलिए आपको सुनवा देते हैं एक बार फिर से कि क्या कहा है ओपी राजभर ने। आज के तारीख में सुन लो, ये राजभर की बात है। मैं अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने वो बीज बो दिया कि अब यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अच्छा, कभी नहीं बनेगा। अब उनको बनाना पड़ेगा, पटेल को बनाना पड़ेगा, मौर्य को, चौहान को, बिंद को, निषाद को, राजभर को, तब सरकार में आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। अखिलेश आपको मुख्यमंत्री बनाए तो बनेंगे आप? नहीं भैया, नहीं, अब नहीं बनने चाहिए, लाभ खाए जाएंगे वहाँ। अब एक जने काल उलाट डालना, कहा कि एसी से निकलो, रुके आओ तो भिड़ान तो हो ही जाएगी, वो दिन फैसले हो जाएगी कि जीती कि हारी बरियाली है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुभाष चंद्र जुड़ चुके हैं, सुबह सपा के प्रवक्ता है। आमिर खान जुड़ चुके हैं, सपा नेता है। जटाशंकर त्रिपाठी जो कि भाजपा प्रवक्ता, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सुभाष चंद्र जी आप ही का रुख कर लेते हैं। सुभाष भाई, लगातार बयानों की जो झड़ी है वो ओपी राजभर लगा रहे हैं
और बयान ऐसे वैसे नहीं, हिला देने वाले बयान है। एक बार तो कह दिया पियक्कड़ है सपा के कार्यकर्ता, और अब कह दिया कोई ऐसा बीज बो दिया अखिलेश यादव ने कि भाई वो तो कभी भी कोई भी यादव समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने कहा कि भाई वो तो दगा हुआ कारतूस है। मतलब फुल फ्रेम में हैं आप लोग एकदम से। देखिए मनीष जी, ये वास्तविकता है। मनीष जी, वास्तविकता है कि जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो बात हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी वास्तव में तो दगे हुए कारतूस हैं क्या? उनके पास बचा ही क्या है? क्योंकि जिस प्रकार 2022 के अंदर गठबंधन किया गया था, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी, और जिस प्रकार गठबंधन किया गया था, पश्चिम में नारल्डी को ले लिया गया था, मध्य के अंदर बुंदेलखंड को मिला के स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ ही गए थे, महान दल के केशवदेव मौर्य आ गए, जनवादी पार्टी के संजय चौहान जी आ गए, लेकिन ये सारे मिलकर पश्चिम बुंदेलखंड मध्य में कुछ कर नहीं पाए। जो समाजवादी पार्टी 47 से 111 पे पहुंची, पूर्वांचल की बदौलत पहुंची, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बदौलत पहुंची, माननीय ओपीराज राजभर जी की बदौलत पहुंची। तो ये वास्तविकता है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एकदम दगे हुए कारतूस है। वो एन के प्रकार खबरों के अंदर बने रहने के लिए इस प्रकार की उल्टी बयानबाजी करते रहते हैं, क्योंकि हमारा देश सर्वधर्म संभाव वाला देश है, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य जी तल्ख टिप्पणी करते हैं सनातन धर्म के ऊपर। एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे, जटाशंकर त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जटाशंकर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में आपका। जी सुभाष चंद्र जी, अपनी बात पूरी करें सर। देखिए, जिस प्रकार सनातन धर्म के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमला करते हैं, उससे इस बात को स्पष्ट बल मिलता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हिंदू विरोधी कार्य करती है। अगर हिंदू विरोधी कार्य नहीं करती है, सनातन धर्म के ऊपर जिस प्रकार कुठाराघात किया जा रहा है, जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान देते हैं और उसके बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव के पद पर प्रोन्नत कर दिया जाता है, यानी कहीं न कहीं उनके बयानों के अंदर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौन स्वीकृति है, समाजवादी पार्टी की सहमति है। उन्हीं की सहमति से, उन्हीं की मौन स्वीकृति से वो अपने तरह के बयान देते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो खबरों बने गए खुशी बयान दे, लेकिन वो दगे हुए कारतूस हैं। रही बात पेकर वाली बात, तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं बोला गया था। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो महेंद्र राजभर है, जिन्होंने अपना उम्मीदवार दिया था गोशी के अंदर, जिसका नामांकन निरस्त हो गया, उन्होंने उस प्रत्याशी ने सुधाकर सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको समर्थन देने का फैसला किया। तो उसी बात को जब पूर्व के अंदर बोलते हैं कि जो महेंद्र राजभर जी लोग, ये सब लोग दिन भर समाजवादी पार्टी के कहने पर माननीय ओमप्रकाश राजभर जी को गरियाते हैं, समाजवादी पार्टी गरियाते हैं, और शाम को समाजवादी पार्टी जिनको 1500 रुपए देती है, उसी से पैसे से लेकर दारू पी के मस्त रहते हैं। तो ये लोग पियक्कड़ हैं, इनके संदर्भ में कहा गया था। और रही बात यादव मुख्यमंत्री बनने की बात, तो वास्तविकता है मनीष जी, आप बताइए कि पिछड़े वो यादवों के अंदर गैर यादव ओबीसी वर्ग भी तो आता है। आप उनके वोट अगर लेते हैं तो बार बार यादव ही मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? ये स्वाभाविक सा प्रश्न है। यादव वर्ग के अलावा अगर बाकी दूसरे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, चाहे पासी, प्रजापति, कुमार, बिंद, राजभर, भर, ये लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 4 बार सरकार की सपा की 4 बार मुख्यमंत्री यादव थे, 3 बार श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, 1 बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, दलितों के अंदर भी बैंक जी मुख्यमंत्री बन चुके, सवर्णों के अंदर मुख्यमंत्री बन चुके। लेकिन जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है, जो सिर्फ वोट देता आ रहा है सारी पार्टियों को, उनको कब मौका मिलेगा? क्या उनको राजनीति सर नहीं मिलेगी? क्या उनको राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं मिलेगा? तो कहीं न कहीं हमारे नेता ने जो बयान दिए, बिल्कुल 100% सही बयान दिए। और आने वाले समय में जिस प्रकार चल रहा है, तो जो कर रहे हैं वो आने वाले समय में वास्तविकता यादव कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। ठीक है आमिर खान जी, अब भाई देखिए, बयान तो आपने सुना ही है और अभी बताया भी सुभाष चंद्र जी ने कि यादव का कोई मुख्यमंत्री अब बनेगा नहीं, जिस तरह से उन्होंने बीज बोए हैं, जिस तरह से काम किए हैं। अब सर आप लोग ओबीसी समाज को लेकर चल रहे हैं, 52% वोट को लेकर चल रहे हैं कि किसी तरह ये 52% वोट हमें मिल जाए। अगर मिल जाएंगे तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट भी आपको मिलते हैं। तो ऐसे में सर सवाल ये है कि हमने सुना था भी अखिलेश यादव को भी हमने सुना था, अखिलेश यादव को सुना था, तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम अगड़े में आते थे, हमें पिछड़ा किसने बनाया। मतलब उन्होंने इतिहास की बात की थी, हम अगड़े में आते थे, हमें पिछड़ा किसने बनाया। यानी कि उन्होंने बात किसकी की आपको मालूम है, उन्होंने बात कर दी एक उच्च धर्म की। तो मतलब ये है सर कि एक तरफ आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि नहीं हम धर्म की राजनीति नहीं करते, कर्म की राजनीति नहीं करते, और यहाँ पर इधर एक तरफ राजभर समाज जो कि काफ़ी प्रचलित हो चुके हैं, अब ओपी राजभर जो काफ़ी बड़े नेता बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार आप लोग पर हमलावर हैं। कैसे देख रहे हैं पूरी चीज़ों को, तस्वीरों को?
पहले तो जैसा कि मेरे बड़े भाई ने कहा कि यादव अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तो मैं आपको बता दूं शायद ये बहुत आगे की बात है। और मुख्यमंत्री बनने की अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो अभी की बात नहीं है ना, उसमें उसमें एक बहुत समय है। और अभी जो हमारी पार्टी अगर ध्यान दे रही है तो फिर ये ध्यान दे रही है कि केंद्र में किसे कुर्सी पर बैठाना है, केंद्र में कौन कुर्सी पर बैठेगा। तो हम इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देते, कौन क्या कह रहा है, हम ध्यान देते हैं कि जनता को क्या अच्छा लग किसमें है। वो बात हमेशा से हमारी पार्टी करती रही है, हमारे अखिलेश यादव जी करते रहे और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता करता रहा है। अब बात रही इन लोगों की कि ये अपनी तरफ से ये निकाल रहे, यादव नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, तो देखिए जातिगत इस तरह की चीजें हमारी पार्टी में नहीं होती। ये इनका अपना व्यक्तिगत मामला है, ये क्या सोचते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं तो फिर जातिगत आप लोग राजनीति नहीं करते, लेकिन जातियों को टारगेट जरूर कर रहे हैं। मतलब राजनीति नहीं कर रहे, टारगेट जरूर। मनीष भाई, जातियों को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। टारगेट तो वो लोग करते हैं जिनके साथ जातियां नहीं होती। हमारे साथ तो सारी जातियां हैं लगभग, तो हमें क्या आवश्यकता पड़ी है किसी जाति को टारगेट करने की। हम टारगेट नहीं करते, हम अपने साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, और जोड़ेंगे साथ में तो हमारे साथ एक बड़ा जनसमूह होगा। सीधी सी बात है। तो हम जातियों को टारगेट नहीं करते, जातियों को अपने साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। जातियों से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ, अपने ग्रुप में, अपनी पार्टी में जोड़ने का कार्य करते हैं, ताकि उनके हित के लिए हम अपनी पार्टी को सत्ता में लाकर के कार्य कर सकें, उनके आगे भविष्य के बारे में सोच सकें। बात रही इस बात की, जातियों के नाम पे बार बार इस तरह की बातें करना है कि वो बिरादरी वाला नहीं बन सकता, वो जाति वाला ये नहीं बन सकता, तो इन बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता। और बात रही देखिए, मैंने फिर अभी एक बात कही कि मुख्यमंत्री बनने की बात अगर खास करके मैं उत्तर प्रदेश की करता हूं तो उसके लिए अभी बहुत समय है। अभी हमारी पार्टी खास करके अगर तैयारी कर रही है तो पूरी तरह केंद्र में किसे बैठाना है, केंद्र में कुर्सी पे कौन बैठेगा, केंद्र की तैयारी पे लगी हुई है। और अभी इन बातों का हमारी पार्टी पर कोई महत्व नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं देखिए बात, क्योंकि बात की जा रही है घोसी विधानसभा की, अब वहां पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में तो भाई जाहिर सी बात है हमलावर रहेंगे ही लोग। अब यहाँ पर जो देखिए जो चीजें हैं इसको भी समझना जरूरी है। आप कहते हैं कि भाई हम जाति के लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ, लेकिन जोड़ने के साथ साथ राजनीति भी तो कर रहे हैं ना। जाति को लेकर तमाम तरह की मीटिंग्स की जा रही है ताकि जातियों को हम लोग अपने साथ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। मनीष भाई, हमारी पार्टी क्या है? हमारी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी राजनीतिक पार्टी है और अगर वो राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी? हाँ, हम इस बात को कह सकते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के सामने खड़ा नहीं करते। तो बात भाई जातियों की, एक ही धर्म से जुड़े हुए जातियों के लोगों को उन्हें कैसे सामने ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ये तो उन लोगों का कार्य है, उन लोगों से जुड़ा हुआ कार्य है जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, जो अपोजिट धर्मों को लड़ाने का काम करते हैं, वो जातियों को भी लड़ाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी में कभी धर्मों को लड़ाने का काम नहीं हुआ, तो जातियों को लड़ाने की बात स्वामी प्रसाद बात रही राजनीति। मैंने आपको अभी अखिलेश यादव के बयान की भी बात बोली। हाँ जी, और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की बात करूं। जी, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बयान की बात करूंगा। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे या पार्टी का कोई और लीडर रहा, क्या आपके पास तो बहुत सारी तंत्र होते हैं, जो खुफिया चीजें होती हैं, आपके पास सूत्रों से खबर आ जाती है। क्या आपके पास अभी तक कोई ऐसी वीडियो, कोई प्रमाण ऐसा आया जिसमें आपने सुना कि अखिलेश यादव जी ने कहा अपने कार्यकर्ता या किसी अपने नेता से कि भाई जाओ तुम उस धर्म, उस जाति के बारे में कोई टिप्पणी करिए? ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका धार्मिक सोच का मामला है। ऐसा कौन कहेगा सर? आमिर भाई ऐसी बात करेगा? नहीं, वो सार्वजनिक या फिर चार लोगों के बीच में। लेट मी कंप्लीट मनीष भाई। वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, वो किस धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, जो चीज गलत है वो उसकी सराहना नहीं करता, उसके लिए मैं खुद कहता हूँ अगर किसी धर्म की अवहेलना करी जा रही है, किसी धर्म को गलत बोला जा रहा है, तो गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो तो व्यक्तिगत मामला है, पार्टी की तरफ से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? देखिए, अभी हम सुभाष चंद्र जी से भी सवाल पूछ रहे थे कि भाई ओपी राजभर जी ने ये कहा है। अब सुभाष चंद्र जी ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि ये उनका एक व्यक्तिगत वो अपना स्टैंड होगा। अभी अरुण राजभर कुछ कह दे तो ये थोड़ी ना कहेंगे व्यक्तिगत स्टैंड होगा। भाई उनको भी मालूम है कि अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर बोल रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, जटाशंकर त्रिपाठी जी, देखिए घोसी विधानसभा के लिए पूरे उपचुनाव में जो हो रहे हैं उसके लिए पूरी तैयारी है, तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, पियक्कड़ हो गए, अब तो यादव समाज के मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे, पूरी खुन्नस निकाली जाएगी। और मतलब इससे क्या समझा जाए
कि जो सुबह सपा है वो अब आपके लिए 2027 की बात कर ले, जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तब आपके साथ रहेगी? मतलब ये जो अब आप लोग की दोस्ती हुई है वो लंबी दोस्ती हुई है, लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक ये आपके साथ ही रहेंगे? मनीष भाई, सबको नमस्कार। पहले तो जी सभी साथियों को नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। ये बहुत अच्छा और उम्दा विषय आपने उठाया है और आपको धन्यवाद दूंगा और साधुवाद दूंगा कि आपने सही समय पर हमारे एनडीए के साथी ओपी राजभर के शब्द को पकड़ा है। उनका कलेजा है कि उन्होंने ओबीसी के दर्द को पहचाना है, वाकई में ओबीसी के दर्द को समझते हैं और जमीनी लेवल पर समझते हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर संविधान में ओबीसी के लिए आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण और किसी भी विषय में अगर ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है, तो क्या उस आरक्षण को ओबीसी में पढ़ने वाले लगभग 30 या 34 जातियां हैं, उनमें समान भाव से देश के उपलब्ध जनसंख्या के आधार पर बंटवारा किया गया है? हाँ या ना? अगर नहीं किया गया है तो इसका मतलब है कि ओबीसी के नाम पर उपलब्ध संविधान में आरक्षित समूह में सबसे ज्यादा परसेंटेज का लाभ वही पाता है जिसको आप बाहुबली बना करके रखे हुए हैं। तो पिछले 10-15 वर्षों में आप सरकारों में ओपी राजभर ने यह दर्द समझा है कि आरक्षण के नाम पर अगर संविधान में कहीं पर हमको ये परसेंटेज का लाभ मिलता है, नौकरी में ये परसेंटेज का लाभ दिया जाना है, तो उस परसेंटेज के अंदर यादव समाज कितना परसेंटेज लाभ उठा ले गया और कितना लोनिया उठा ले गया, कितना राठौर उठा ले गया, कितना जयप्रकाश उठा लेगा, कितना गुप्ता उठा लेगा, कितना मदेसिया उठा लेगा, कितना प्रजापति उठा लेगा, कितना माधु उठा लेगा, कितना कौन उठा लेगा। और उसमें अगर वाकई में आप ओबीसी की राजनीति करते हुए यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो आज तो उस आरक्षण में भी परसेंटेज का बंटवारा समूह और समान अनुपात से, समान अनुपातिक तरह से उसका करना चाहिए था, लेकिन कभी भी इस पर बात नहीं किया गया। सिर्फ बात ये लिस्ट देखिए तो सिर्फ यादव, लिस्ट देखिए तो यादव। तो ओपी राजभर का मैं एनडीए की तरफ से और मैं अपने आप अपनी पार्टी की तरफ से मैं और अपनी दल की तरफ से मैं पुरजोर स्वागत करना चाहूंगा और मैं उनको बल देता हूँ इस बात के लिए, ओबीसी के अंदर आरक्षण के प्राविधान को अपनाने के साथ साथ बल दें। और उन्होंने सत्य कहा है कि अगर यादव को किसी मुख्यमंत्री बनना अगर है, वो तो बन पाएंगे नहीं, मैं कभी यह सोच पाएंगे, अगर बनना अगर है तो उनको वाकई में कोठी, लोनिया, चौहान, राजभर, अन्य जातियों के लिए छोड़ करके ओबीसी की प्रासंगिकता को जमीनी स्तर पर कुर्सी के लिए छोड़नी पड़ेगी और छोड़ना पड़ेगा। तो फिर राजभर साहब ये जानते हैं कि छोड़ेंगे नहीं कभी जिंदगी में, तो उन्होंने कौन सा बुरी बात कह दिया, ऐलान कर दिया। और वो आदमी जो चाहे वो, भाई देखिए तलवार की धार एक तरफ से अगर तेज होती दूसरी तरफ वो मजबूत होती है, तो तलवार की धार वो जिधर भी चलाएगा, आदमी मजबूती से चलाता है, मजबूती से चलाएगा। और जब वो अपने पाले में रख करके जब सांप को अपने पाले में रख करके जब आप तैयारी करवा रहे थे, तो जब आपको ऊपर पड़ रही है तो कहें आपको बुरा लग रहा है। सुनिए, आप सुनने और सुनाने के लिए आदि बना है, आप यही धार दिए हैं। अब आपको वही मूल्यांकन करके मिलेगा तो उसका मजा लीजिए। और मैं फिर ओपी राजभर को आपके मंच के माध्यम से और सभी राजभर समुदाय को, सभी ओबीसी में यादव को छोड़ करके सभी ओबीसी की जातियों को मैं हृदय के दिव्य गहराइयों से मैं प्रशंसा करना चाहूंगा ओपी राजभर का, कि आपने वाकई में अच्छा विघ्न बजाया है। सभी जातियों को आरक्षण समान अनुपात से जनसंख्या बड़ी दल के हिसाब से मिलनी चाहिए और मिलेगा। ठीक है जटन। सुभाष चंद्र जी, देखिए यहाँ पर जो है आज चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अब दलित की जो पूरी खेल शुरू हो गया है, दलित वोटों को लेकर ओबीसी, एसटी, एससी, इन लोगों का खेल शुरू हो गया है। अब सब अपना दावा ठोकने पर तुले हैं। सब लोग अब समझ चुके हैं कि हमको अब ये जो 52% वोट है हमें कैसे अपनी ओर करना है। इधर जैसा राजभर समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं ओपी राजभर, और भी दलित समुदाय को अपने साथ जोड़ते आ रहे हैं वो। तो ऐसे में सर आखिर जो जनता है वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती है, किसकी तरफ जाए। अगर दलित समाज है, आप एक तरफ कह रहे हैं भाई हमारे साथ आओ, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे,
सपा कह रही है तुम मेरे साथ हो, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, बीजेपी कह रही है तुम हमारे साथ आ जाओ, हम कल्याण करेंगे। तो ये भ्रम की स्थिति है। इस भ्रम की स्थिति से निकला ये लोग कैसे निकलेंगे, क्योंकि बेचारे ये सीधे होते हैं, एजुकेशन उतनी नहीं है इन लोगों की, तो ऐसे में ये सीधे होते हैं, फिर इनको बरगला लिया जाता है। तो वोटों की राजनीति में कहीं इनके साथ खेल नहीं हो रहा है? मनीष जी, आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा, बिल्कुल विस्तार से दूंगा। आपके सवालों के जवाब देने से पहले मेरे काबिल दोस्त समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला कि हमारा काम हिंदू मुस्लिम करना नहीं है, और स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं। तो पहला तो स्पष्ट कर दो कि जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातन धर्म पर आए दिन कुठाराघात करते हैं, तो ये भी स्पष्ट बल मिलता है कि वो हिंदू मुस्लिम खुद कर रहे हैं। और भक्ति जो बयान दे रहा है वो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है, और राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते ही उनके बयानों को उतना महत्व दिया जाता है। आम आदमी अगर इस प्रकार से अगर कोई बयान देगा तो मनीष जी बताइए, क्या उस मुद्दे को लेकर हम डिबेट करेंगे? तो वो व्यक्ति बाकी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसे बयान मायने रखते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज के अंदर अपने बयानों के माध्यम से कुछ लोगों को प्रभावित कर सकता है। यानी समाजवादी पार्टी खुद हिंदू मुस्लिम की राजनीति वर्तमान में कर रही है। तो मेरे काबिल दोस्त पता नहीं कहां से बोल रहे हैं कि नहीं उनका व्यक्तिगत विचार है। उनको बोलो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दे, उसके बाद में अपना बयान दे, तो कहीं ना कहीं माना जाएगा हाँ भैया उनका व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत बयान देने के बावजूद आप उनको राष्ट्रीय महासचिव बन के वहां पे प्रोन्नत कर देते हो, तो ये कहीं ना कहीं तो बल मिल जाता है कि आप लोग खुद हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। मेरे काबिल दोस्त ने बोला कि समाजवादी पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती। भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत समीकरण के ऊपर ही निर्भर कर रही है। बिना जातिगत समीकरण को साधे अगर आप बोले कि नहीं भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति कर लेंगे, तो पूरी तरीके से झूठ है, छलावा संभव ही नहीं है। तो मेरे काबिल दोस्त पहले आप इसको ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद अगर आप जाति की राजनीति नहीं कर रहे तो आप ही की पार्टी, आप ही के नेता पीडीए का नारा क्यों दे रहे हैं भैया? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये नारा आपने क्यों दिया? आपको नारा नहीं देना चाहिए, आपको सर्व समाज को नहीं लेना चाहिए ना भैया। जब आप सारे जातियों को लेकर चल रहे हैं, नहीं सारी जातियां हमारे साथ, हम खाली कुछ जातियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको पीडीए का नारा ही नहीं देना चाहिए था। मेरे काबिल तो समझ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की बातों को बोल पा रहे हैं, अपनी बातें बोल पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये बेहतर इसी तरीके से जानेंगे। लेकिन जो केंद्र की राजनीति की बात कर रहे थे अभी मनीष जी, आपने सवाल पूछा कि हमारा मेन मकसद अभी केंद्र की राजनीति में किसे हटाना है और किसे बैठाना है। अरे भैया, केंद्र की राजनीति में किसे हटाना किसे बैठाना ये उत्तर प्रदेश तय करेगा, और उत्तर प्रदेश में आपकी हैसियत क्या है वो आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। आप उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अपने हाथ में मजबूत नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी राजनीतिक हस्ती मजबूत नहीं रहेगी, आप सोचेंगे दिल्ली की केंद्र की सत्ता के अंदर हम राहुल गांधी को बिठा दें, दिल्ली की सत्ता के अंदर ममता बनर्जी को बिठा दें, नीतीश कुमार को बिठा दें, संभव नहीं है। जब तक आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर आप मजबूत स्थिति के अंदर नहीं रहेंगे, तब तक आप दिल्ली की सत्ता के ऊपर किसी को नहीं बिठा सकते। तो ये जो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं ना कि नहीं भैया अभी हमारा प्रदेश के ऊपर ध्यान दें, हम दिल्ली की सत्ता के ऊपर देख रहे हैं किसे बिठाएंगे किसे बैठाएंगे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दीजिए। अब मैं आता हूं मनीष जी आपके सवाल के ऊपर, दलित और पिछड़ों की बात हो रही है। ये वास्तविकता है कि जो दलित और पिछड़ा वोट बैंक है जो 51 से 52% है, वो कहीं ना कहीं हर पार्टी के लिए एक लालच करता है कि भैया ये वोट बैंक अगर हमारे पास आ जाए तो दिल्ली की सत्ता, प्रदेश की सत्ता हमारे लिए दूर नहीं है। ये सच्चाई है। लेकिन जिस प्रकार समाजवादी पार्टी पिछड़ों की राजनीति करने की बात करती है, जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी दलितों की राजनीति करने की बात करती है, 4 बार सत्ता के अंदर बहुजन समाज पार्टी थी, दलितों की मतिया सुश्री बहन मायावती जी, उन्होंने दलितों का कितना उद्धार किया सबको पता है। वो दलितों का उत्थान न करते हुए दौलत की बेटी बन चुकी हैं, ये सबको मालूम है। तो दलितों का उत्थान हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। दलितों के नाम पे उन्होंने सिर्फ अपने गिने चुने लोगों को ही बंदरबांट करते हुए उनको प्रमाणित करते उनको आगे बढ़ाया। दलितों के उत्थान से उनको कोई मतलब नहीं था। यानी दलित कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस अभी भी कर रहा है। पिछड़ों की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। ये श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये यादव मुस्लिम की मेन समिति उनको बिठा के राजनीति करते, उसके अंदर कुछ ओबीसी वोट भी उनको ले लीजिए तो कहीं ना कहीं ओबीसी वोट की राजनीति यही लोग करते हैं। अब इनसे पूछिए कि इन्होंने ओबीसी वर्ग के अंदर किसका उद्धार किया? जिन यादवों की बात करते हैं, जिन मुसलमानों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो वोट है बैंक, जो मेन वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी का यादव और मुस्लिम है। लेकिन इन्होंने यादवों के नाम पर सिर्फ उद्धार किसका किया, सिर्फ भला किसका किया? कन्नौज के यादवों का, बदायूं के यादवों का, सैफई के यादवों का, मैनपुरी के यादवों का, फर्रुखाबाद के यादवों का। उत्तर प्रदेश के अंदर मनीष जी 80 जिले हैं, 75 जिले हैं। क्या 75 जिलों के अंदर सिर्फ 5 या 6 जिले के अंदर यादव रहते, बाकी जिलों के अंदर यादव नहीं रहते?
क्या बाकी जिलों के यादवों के अंदर इसके पहले क्या पूर्व के अंदर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया? उनके बारे में समाजवादी पार्टी नहीं सोचती। समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि बाकी के जो यादव हैं समाजवादी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, इसीलिए इन्होंने समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर जो 56 सदस्य लोग शामिल हुए उसमें 10 यादव हैं और 10 यादव में से भी 6 इनके परिवार के यादव हैं। बाकी के यादव समाजवादी पार्टी के बंधुआ मजदूर बन के रहे और घंटा हिलाते रहे। ठीक है, मेरे काबिल दोस्त मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड। जिस प्रकार मेरे काबिल दोस्त मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को पूरी तरह सपोर्ट करती है और 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर भर भर के वोट दिया, एक तरफा वोट दिया इस बार मुस्लिम कम्युनिटी ने, कई वोट नहीं बटा, लेकिन मुस्लिमों की नुमाइंदगी सिर्फ 4% के अंदर। ये समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी की कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। ये सिर्फ पिछड़ों को ठगती है, मुस्लिमों को ठगती है, बसपा दलितों को ठगती है। तो कहीं ना कहीं इस समय बसपा और मुस्लिम आमिर खान जी जवाब दीजिए सर। और एनडीए के साथ में जुड़ रहा है। आमिर खान जी, घायल शेर की तरह भाई ये लोग दहाड़ रहे हैं और खाने के लिए तैयार हैं। ये लोग घायल शेर है भाई, सुबह सपा आप लोगों ने साथ दिया नहीं, अब ये लोग घायल शेर है, उसी की तरह आप लोग पर दहाड़ मार रहे हैं। और घायल शेर बड़ा खतरनाक होता है, ये भी मालूम है आमिर भाई। जैसा कि मेरे सामने बैठे हैं तो ये तो मेरे बड़े भाई हैं, मैंने घायल वो तो नहीं खाऊंगा, है ना। घायल नहीं मैं खाऊंगा, कामना करूंगा हमेशा अच्छे हैं। हाँ, लेकिन घायल शेर के ऊपर मैं जरूर खाऊंगा। घायल शेर को शिकार करने के लायक नहीं रहता है ना, तो इसलिए घायल शेर का तो नाम लेकर के आप कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा सा डाउन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कहीं ना, और कहीं ना कहीं छवि को धूम करने वाली बात। ये बस इतना कहूंगा कि जब आदमी एक जगह से दूसरी तरफ स्थानांतरित होने लगता है तो अपनी जगहों को, संभावनाओं को तलाशने लगता है। वही संभावनाओं को तलाशते हुए ये समाजवादी पार्टी पर लांछन लगाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा इस सारा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है जिस तरह की बड़े भाई ने अभी सारी गिनाई। बात रही मुस्लिम समाज की या मुस्लिम वोटर की, तो मुस्लिम वोटर अगर समाजवादी पार्टी को पसंद करता है तो क्या दिक्कत है? दूसरी बात, समाजवादी पार्टी से कोई मुस्लिम वोटर का कोई एग्रीमेंट थोड़ी ना होता है कि भाई हम तुम्हें इतने % सियासत में बिठा लेंगे, इतने % कुर्सी पे बिठा लेंगे। मुस्लिम जो वोटर है वो जिसे भी समाजवादी पार्टी उतार देती है, कैंडिडेट बना करके उसे पसंद कर लेती है। इसमें क्या बात है? पसंद मान लीजिए मुस्लिमों की पसंद है कि वो समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़े भाई की बातों से इस बात का जाहिर हुआ कि कहीं ना कहीं बड़े भाई को इस बात की भी आपत्ति है कि मुस्लिम समाज अगर वोट देता है तो उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलता। बढ़िया बात लगी मुझे सुन करके कि उन्होंने मुस्लिमों के हित की बात करी। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, ये जहां है अभी या जिनके साथ जुड़े हैं वो मुस्लिमों के लिए क्या कर रहे हैं, मुझे उसका जवाब दिला दीजिए। वो कितनी कुर्सियों पर मुस्लिम को बिठा रहे हैं, है ना। तो इस तरह की बात करने से ऐसा नहीं है कोई बेनिफिट होने वाला। जैसा मेरे बड़े भाई जवाब देना चाहते हैं तो मैं सुनना चाहूंगा जवाब। ठीक है, ठीक है, जवाब भी सुन लेते हैं। सुभाष चंद्र जी जल्दी से 10 सेकंड। तो इन्होंने बोला कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी संभावनाएं तलाश रही है, संभावनाएं तलाशने की वजह से ये समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं रहे। तो मेरे काबिल दोस्त को ये नहीं पता कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इंतजार कर रही थी पटना की बैठक के अंदर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को बुलाया जाए, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को उन्होंने बुलाना नहीं समझा। जबकि उत्तर प्रदेश में दिल्ली की दशा और दिशा तय करता है, सारे लोग जानते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और विधायकों के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कांग्रेस से हम बड़ी पार्टी। इन्होंने हमें बुलाया नहीं बुलाया, अरे हमारे भाई हमको बोल रहे हैं हम राजनीतिक संभावना तलाश कर रहे हैं, हम बैंगलोर की बैठक का भी इंतजार कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, विपक्ष के अंदर हम लोगों को बुलाया जाएगा। और मनीष जी आप गवाह हैं, आपसे हमने कई डिबेटों के अंदर बैठा भी था और मैंने इस बात का उल्लेख भी किया था कि भैया हमारी पहली प्राथमिकता विपक्ष है। मैं उस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे काबिल दोस्त को शायद नहीं पता। तो मेरे भाई हम राजनीतिक संभावना तलाश नहीं कर रहे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बहुत मजबूत कंडीशन के अंदर है। हमारे अंचल के अंदर कहावत है कि मैं खेल बिगाड़, तो उस कंडीशन में तो है कि हम समाजवादी पार्टी का खेल पूरी मजबूती के साथ बिगाड़ सकते हैं। रही बात मुस्लिम कम्युनिटी के भले वाली बात, मेरे काबिल दोस्त ये बताइए कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं, वो क्या सिर्फ धर्म के लोगों को देख के दी जाती है? सिर्फ हिंदू लोगों को दी जाती है? सिर्फ क्या क्रिश्चियन लोगों को दी जाती है? सिर्फ ईसाई लोगों को दी जाती है? क्या मुस्लिम कम्युनिटी उसका लाभ नहीं उठाते हैं? प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं, देश की कल्याणकारी योजनाएं हर देश के नागरिक के हर तबके तक पहुंचती, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। इसके अंदर अगर आप मजहब तलाशने का प्रयास करेंगे तो समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे देश का नागरिक वो किसी भी मजहब का हो, सबसे पहले भारतवासी है। ठीक है, जटाशंकर त्रिपाठी जी, भाई जो देखिए आमिर खान जी कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए कुछ अलग से करना चाहिए, तो मतलब सबको हम बांट के किया जाए कि तुम्हारे लिए हम अलग से करेंगे, तुमको हम इतना चावल देंगे, तुम ये हो तुमको इतना चावल देंगे। फिर तो यहाँ पर भी
दिक्कत पैदा हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सारा खेल फंस पड़ा है। अब यहाँ पर ओबीसी समाज को लेकर भी, ओबीसी समाज को लेकर भी ये खेल इसलिए भी फंस पड़ा है क्योंकि 51-52 जो भी परसेंटेज है वोट ओबीसी समाज के, अब उसमें मायावती भी दावा करती हैं 19% जो वोट उनको पड़ते हैं। इधर आपके साथ सुबह सपा भी है, उनके भी अपने वोट बैंक है। उधर चंद्रशेखर रावण की भी पार्टी है, इधर निषाद पार्टी भी है, इधर कई ऐसी पार्टियां हैं, छोटी मोटी पार्टियां जो मतलब इन वोट बैंक पर अपना दावा करती हैं और कहती हैं नहीं ये वोट बैंक है और इसे हम लेंगे। तो ऐसे में अब मायावती की बात की जाए तो मायावती का एक वोट बैंक है, तो उस वोट बैंक को अपनी ओर कैसे लाएंगे। और जिस तरह से आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, उसके बाद ओबीसी समाज के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं तमाम, अब वो बैठक में भी क्या करते होंगे अब आप भी जान रहे हैं। तो ऐसे में एक हर पूरी कोशिश जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है ओबीसी समाज को अपनी ओर लाने के लिए। आप लोग क्या दिखाएंगे जब जाएंगे वोट मांगने, तो आप लोग क्या दिखाकर वोट मांगेंगे, उनसे क्या कहेंगे कि ओबीसी समाज के लोग आपको वोट करें। लगता है जटाशंकर जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र जी आपके पास आते हैं। सर सवाल यह है, आप अभी मायावती पर हमलावर हैं, लेकिन आप ही के ही जो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने ही कहा था कि मायावती आ जाए, वो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दें, ठीक है, तो हम आपके साथ होंगे। तो अभी हमलावर है, उस वक्त वो कैसे वो सही हो जाती, आज वो गलत हो गई, आज वो मतलब अमीरों की देवी हो गई हैं। तो ऐसे में कैसे ये सब चीजें है, दो बातें क्यों, आज हमलावर हैं, कल तक उनके साथ लेने के लिए भी आप तैयार थे। गठबंधन जिस समय हम लोग एनडीए का परिवार का हिस्सा नहीं हुए थे, जी। उस समय जब विपक्ष की बात चल रही थी तो हम लोगों ने बोला था कि अगर एक मंच पर नीतीश कुमार जी आ जाए, सोनिया जी आ जाए, ममता जी आ जाए और बहन जी मायावती जी अगर आ जाए, अखिलेश जी आ जाए, तो हमको अगर 1 घंटे पहले भी सूचना दी जाएगी, उस मंच पर हम पहुंच जाएंगे। और अगर विपक्ष एक मत होता है, अगर चाहता है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अगर मायावती बनना चाहे और उस शर्त पे अगर वो आना चाहे तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर दीजिए। वो इसलिए बोला गया था कि बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं एक वोट परसेंटेज है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं मनीष जी, आप लोग अपने स्तर पे अगर उसकी जांच करवाएंगे, अपने रिपोर्ट निकलवाएंगे तो वो एमपी में भी है उनका, कर्नाटक में भी है। हाँ। तो हम उस बात से कायम, हम तो अपने बयान से बदल नहीं रहे। लेकिन जिस विपक्षी एकता की गठबंधन की बात चल रही थी, मुझे समझ में नहीं आता वो विपक्षी एकता बची कहाँ। जिस विपक्षी एकता के हम लोग पहल करने का प्रयास कर रहे थे, भैया इनको ले लीजिए, उनको ले लीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं अपने ईगो को सामने लाते हुए इन सब लोगों को दरकिनार करने का प्रयास किया कि भैया हम ही है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी भारतीय जनता पार्टी से हम ही लड़ सकते और कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन यहाँ पे जो हम बसपा की बात कर रहे हैं कि भाई बसपा पे हमला क्यों कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी पे हमला क्यों कर रहे हैं, मैं यहाँ पे तथ्यों के साथ हमला कर रहा हूँ ना। जो दिल्ली का चुनाव है वो राष्ट्र के मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है, जो प्रदेश का चुनाव है प्रदेश के मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है। जो समाजवादी पार्टी दलितों की हक की बात करती, पिछड़ों की बात करती, वही काम बहुजन समाज पार्टी भी करती है। अरे जब 2001 के अंदर सामाजिक न्याय समिति की कमेटी बनी थी, 8 अक्टूबर 2001 को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। उसके बाद में मेरे काबिल तो समाजवादी पार्टी की जो सरकारें 4 बार थी, 3 बार श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, 1 बार अखिलेश यादव जी थे, पिछले बार मायावती जी प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री थी। दलितों की मसला उनको बोला जाता है। तो अगर ये लोग चाहते जो दलितों की राजनीति करते हैं, जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, जो ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी, दलितों की विरोधी है, तो भाजपा को दोष न देते अपने गिरेबान में झाँक के देखिए कि 4 बार सरकार बनाई, यानी 8 बार सत्ता के अंदर रहे, आप लोगों ने सामाजिक न्याय समिति को रिपोर्ट लागू करने का प्रयास क्यों नहीं किया। अगर ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर देते तो सामाजिक हाशिए पर बैठी हुई वो जातियां जिनको उनका अधिकार नहीं मिला, जिनको उनका हक नहीं मिला, जिनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली, उनको मिल गई होती। इन्होंने वो कार्य नहीं किया, डिबेट के अंदर बैठ जाते हैं, बोलते हैं हम भैया पिछड़ों की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं। ठीक है, जटाशंकर त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं एक बार फिर से हमारे साथ। जटाशंकर त्रिपाठी जी देखिए, बात हो रही है यहाँ पर, अब मायावती की हम बात कर लें तो मायावती का भी अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है, और ठीक है सही बात है कि वो उत्तर प्रदेश में नहीं, उनके कई राज्यों में अपना एक होल्ड है, उनका वोट बैंक है। ऐसे में जटाशंकर त्रिपाठी जी, अब यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है और ये भी सुगबुगाहट थी कि मायावती को भी आप लोग साथ में ला सकते हैं, उनसे भी बातचीत हो सकती है और ओपी राजभर उसमें एक बड़ी कड़ी के रूप में वो सामने आ सकते हैं। तो क्या मायावती को साथ लेकर आएंगे? अगर लेकर आते हैं तब तो ठीक है, अगर मायावती आपके साथ आ जाती हैं एनडीए गठबंधन में, नहीं आती हैं तो उनके वोटर्स को कैसे आप तोड़ेंगे? और जो समाजवादी पार्टी जो ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम तरह की बातें कर रही है, उनको कैसे तोड़ेंगे? और आप लोग क्या ओबीसी समाज के लिए जब उनसे वोट मांगेंगे तो क्या कहकर वोट मांगेंगे? आप उनसे क्या कहेंगे कि वो आपको वोट करें?
मनीष भाई, आप मैं चाह रहा हूं कि जल्दी ही आपका जो पत्रकारिता है और जो चैनल्स है वो बहुत ही राष्ट्रव्यापी हो जाए जी। और राष्ट्रव्यापी से और ज्यादा ऊपर हमारी शुभकामनाएं और हमारी you, sir. महत्वाकांक्षा है। आपसे जब बोलने बैठता हूं तो मुझे लगता है कि हम भी आपके साथ साथ, मेरा आशय ये कहने का था कि मनीष भाई, ये जोड़ों तोड़ों की राजनीति की बात मत करिए। हम पहले कभी भी किसी भी जातिगत व्यवस्था के आधार पर हमारी पार्टी कभी राजनीति की नहीं जी। और अंदर से कह दें कि आप जानते हैं कि हमारे मूल में जो है और हमारे मूल में जो है और मूल के अंदर कभी भी आज तक कभी भी नाम के आगे जाति लगाने की भी बात नहीं की गई है, न किया जाता है। 100 साल होने जाएगा कुछ दिन बाद, आप समझ गए होंगे हमारा इशारा कहाँ पर है। जी जी जी। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब हम लोग कभी भी जातिगत बल व्यवस्था, और मैं चाहूंगा कि आप आज के बाद से ये कहिए कि भाई देश का संविधान 77 साल देश की आजादी के हो गया, हम जाति आधार पर कब तक वोट देंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल, ये भ्रम तोड़ने का काम हमारी पार्टी ने सभी जगहों पर किया है। अगर हमारी पार्टी ने ऐसा नहीं कर पाती तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हम इतने स्टेट और इतने प्रदेश और इतने विधानसभा में अलग अलग जगहों पर जहाँ पर बिल्कुल ही अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का इन लोगों का बोलबाला रहा है, वहाँ पर भी हमने सरकार बना करके दिखाई है और वहाँ पे भी हमारे लोग जीते हैं। इस वजह से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरे दलीय समाज से मेरा निवेदन है और मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने सभी साथियों से भी कि अब इसकी देश के 77 साल की आजादी के बाद इस रणनीति को छोड़ते हुए हम जानते जरूर हैं, हम इसका भोग भी भोगते हैं, इसका दुख भी भोगते हैं और इसकी परेशानी भी झेलते हैं, लेकिन हम सब लोगों को अपने मंचों पर बैठ कर करके जातिगत वोट की बात कभी नहीं करनी चाहिए और जातिगत वोट के हिसाब से लेकिन जटाशंकर जी देखिए, लेकिन बिल्कुल आपके मैं आपके बात से एग्री हूँ मनीष भाई। मैं वही पे आ रहा हूँ कि हम अपने दल के लोगों से इसीलिए निवेदन किया हूँ, राजनीतिक दल के लोगों से मैंने निवेदन किया हूँ आपके साथ साथ, इस तरह की बातें अब नहीं अच्छी लगती। और जब हम एक दुकान पे एक झोपड़पट्टी में बैठ कर करके एक ही गिलास में 10 जाति के लोग चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, तो ये सब छोड़िए। तो इस वजह से अब इस विषय नहीं है। जो दूसरा विषय आपका था कि मायावती बहन जी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब विपत्ति में कोई नहीं साथ दिया था तो हमारी पार्टी ने आगे बढ़ चढ़ करके अपना जान जोखिम डाल कर करके सहायता किया था, सहयोग किया था, निवेदन किया था। और इस सहयोग सहायता सब कहना मेरा अंकित होगा, बल्कि ये कहेंगे कि एक भाई और बहन के रिश्ते को हमने तार होने से बचा लिया था। तो अगर हमने वो कर लिया है तो बहन होती है और बहन भाई के साथ ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो आने वाले समय में हम बहन भाई के रिश्तों को आगे ले जा रहे हैं, न कि जातिगत व्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं। अब जिनकी नेता है वो हैं, उनके साथ उनका जुड़ाव हमारे साथ होगा, उनका सहयोग हमारे साथ होगा और वो काबिल तारीफ है कि इन लोगों को भी कम से कम बहन जी के नाम पर उन लोगों को आगे बढ़ाने का, लाइन में आगे ले जाने का। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार एक अंतिम व्यक्ति की जो प्रणेता के तौर पर उभर के सामने आए थे, उसका अवसर हमें मिला है। उस अवसर को आगे लेकिन जटाशंकर जी, लेकिन एक चीज है ना, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपने अच्छी बात कही कि जाति के नाम पर वोट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर पार्टियां ही ऐसी बनी है ना। आप देखिए, बसपा पार्टी बनी है दलितों के लिए, सपा ने बनाए वो मुस्लिम वोट, यादव वोट के लिए, अब बीजेपी एक हिंदू वोट पर कहती है। अब देखिए सुबह सपा भी बनी है तो राजभर समाज के, निषाद पार्टी बनी है निषाद समाज के लिए। तो जब यहाँ की जो पार्टी ही ऐसी बनी है तो आप इससे तो अछूते हो ही नहीं सकते कि आप यहाँ पर दलितों की, पिछड़ों की राजनीति ना करें। लेकिन यहाँ पर सवाल एक चीज और भी है जटाशंकर जी, यहाँ दलितों पिछड़ों की तो बात होती है लेकिन सामान्य वर्ग की बात कोई नहीं कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये एक महत्वाकांक्षा देश की आजादी के बाद से ये सामने आ रहा है ना कि सवर्णों ने सामान्य वर्गों ने देश के आजाद होने के बाद से अलग प्रकार का भेदभाव हुआ। वो भेदभाव मिटाने की प्रक्रिया को हम आगे तभी ले जा पाएंगे जब उनको आगे सामने ले आए। और आगे सामने ले आने के लिए हमारे ओपी राजभर साहब ने बड़ी अच्छी बात कह दी कि ओबीसी में बहुत सारी जातियां, भाई केवल यादव ही नहीं केवल है, क्यों यादव को ही सब लाभ दिया जाता है। तो दरक्षेत्र इसीलिए
एनडीए और हमारा गठबंधन जो 26 दलों का गठबंधन है वो देश के लिए खड़ा होने वाला गठबंधन ठीक है। भाई। अभी आप पिछले 10 वर्षों में अब किसी की दाल गलने वाली है, कोई आगे बढ़ेगा ठीक। तो कोई आगे बढ़े दिया जाएगा। ठीक है। आमिर खान जी देखिए सवाल ये आमिर भाई कि यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में ही अखिलेश यादव के एक बयान के बारे में बताया था कि हम लोग अगड़े में आते थे, लेकिन अब हमें इतिहास में हमको फिर धीरे धीरे पिछड़ों में कर दिया गया। मतलब वो सीधा था। उन्होंने ये जो बयान दिया था वो था उच्च जो मतलब श्रवण जाति के लोग हैं, जो इन लोगों के ऊपर दिया गया, पंडितों पर हमला था। ये कहीं ना कहीं इस तरह के हमले किए जा रहे हैं जाति को लेकर। तो एक समाज को साधने के लिए आपके लिए मतलब पंडित ठाकुर ये सब मायने नहीं रखते हैं। साफ सी बात है, आपको चाहिए ओबीसी समाज का वोट चाहिए, आपको दलित पिछड़ों का वोट चाहिए, बाकी उच्च जाति के लोगों का आपको वोट से मतलब नहीं है। तो जितने लोग हैं उनको हटा दीजिए। फिर आप इस तरह के हमले करके इससे कोई फायदा नहीं है ना, इससे तो बहुत सारी चीजें खत्म ही होंगी। लगता है आमिर खान जी से हमारा संपर्क टूट गया है। ठीक है, सुभाष चंद्र जी से हम सवाल लेते हैं। सुभाष भाई देखिए, ऐसा है कि हम बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव ने इस तरह के बयान दिए, तो क्या सिर्फ जातियां SC ST OBC हैं, उच्च जाति के लोग नहीं हैं? क्या उनकी बात नहीं होनी चाहिए? ठाकुरों की बात नहीं होनी चाहिए? पंडितों की बात नहीं होनी चाहिए? लालाओं की बात नहीं होनी चाहिए? इन लोग की बात नहीं होनी चाहिए? बात तो सबकी होनी चाहिए। जाति तो सब है, हो सकता है कोई उच्च हो, जो कोई नीची जाति का हो, कोई ऊंचे जाति का हो। जाति तो जाति है। और सब आज जो OBC समाज के लोग हैं सबसे ज्यादा IAS PCS हैं। तो ऐसे में क्या सबकी बात नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर सिर्फ एक दलित पिछड़ों की ही बात क्यों होती है? देखिए मनीष जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से भी सहमत हूँ और मेरे बड़े भाई जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी बातों से भी पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर जातियों की बात हो तो सारी जातियों को समान रूप से देखा जाए, न कि पर्टिकुलर किसी एक जाति को बेनिफिट दिया जाए, दूसरी जाति को न दिया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश का नागरिक हो चाहे भारत देश का नागरिक हो, वो सब समान रूप से उसको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये जातियां बनी कहाँ से? कास्ट सर्टिफिकेट जो तहसीलदार जितने जो तहसीलों के अंदर जो कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है, जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दीजिए, जातियों का ऑटोमेटिक जो चीजें हो रही है वो बंद हो जाएंगी। और ये जातियां शुरुआत हुई कांग्रेस पार्टी का जब पतन हुआ, और कांग्रेस पार्टी के पतन के बाद में क्षेत्रीय दलों का जब उदय हुआ, तो वो क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर ही पनपे हैं। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब मैं पक्ष रख रहा हूँ तो मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात रखूं, हम सारी जातियों को लेकर चलने काम करते हैं। हमने ये नहीं बोला कि हम OBC वर्ग को लेकर चलेंगे, दलित वर्ग को लेकर चलेंगे या समाज वर्ग को नहीं लेंगे, हम सबको लेकर चल रहे हैं। लेकिन PDA का नारा जो दिया वो समाजवादी पार्टी ने दिया है, हमने नहीं दिया है। PDA का नारा देकर समाजवादी पार्टी ने ये बता दिया कि भैया सवर्ण हमको नहीं चाहिए, हमको पिछड़े चाहिए, हमको दलित चाहिए, हमको अल्पसंख्यक चाहिए, सामान्य वर्ग हमको आवश्यकता नहीं है। अब ये तो समाजवादी पार्टी के अंदर रहने वाले सामान्य वर्ग के नेताओं को सोचना है, जो बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी PDA का नारा दे रही है और उसी के राष्ट्रीय महासचिव कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के लोगों को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी पार्टी के अंदर रह रहे हैं, उसके बावजूद पता नहीं कैसे टिके हुए। ये तो सामान्य वर्ग के नेता को फैसला करना है कि उनको रहना है नहीं रहना है। क्योंकि मैं समझता हूँ हमारे लोग चाहे कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी दल या कोई भी संस्थान हो, सम्मान के साथ समझौता करके कोई कहीं नहीं रह सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सामान्य वर्ग के नेता है, पता नहीं कैसे समाजवादी पार्टी के अंदर पड़े। तो सामान्य वर्ग के लोगों को भी हम साथ लेके चल रहे हैं और लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे देश के नागरिक है। जातिगत राजनीति अलग है, लेकिन पर्टिकुलर किसी जाति विशेष की राजनीति करने के चक्कर में किसी और जाति को छोड़ दें या किसी और जाति को हीन भावना से देखें, उसको दरकिनार कर दें, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हिंदुस्तान का हर नागरिक चाहे किसी भी जाति का हो, समान रूप से उसका अधिकार बनता है हर संसाधनों के ऊपर। तो जातियों की राजनीति तो सही बात तो ये कि तहसील से जब तक सर्टिफिकेट बनना बंद नहीं होगा तब तक जातिगत राजनीति बंद नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ इन बड़ी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा जो जातिगत राजनीति की बार बार बातें करते हैं। जब तक ये लोग जातिगत राजनीति की बातें करना बंद नहीं करेंगे तब तक उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर जातिगत राजनीति चलती रहेगी। जटाशंकर त्रिपाठी जी देखिए, अच्छी बात कही कि भाई तहसील में जाइए, लोग जाते हैं सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जातिगत राजनीति की, मतलब जाति की अपने प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। तो ऐसे में अगर ये जब तक नहीं बंद होगा तब तक शायद कुछ खत्म ना हो। अब यहाँ पर बात आ जाती है भैया नौकरी भी पानी है, तो अब उस हिसाब से आरक्षण लेना है तो ये भी बनवाना जरूरी है। तो अब इस व्यवस्था को देखिए ख़त्म भी करना है कि अगर राजनीति में अगर हम जातियों में लोगों को बांट देंगे कि ये जाति छोटी है, ये जाति बड़ी है और ये जाति ऐसी है, वो जाति ऐसी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक हीन भावनाएं आ जाती हैं। आप देखिए जिसका असर जो है बाद में समाज में देखने को भी मिलता है सर। ऐसा नहीं है कि वो तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी, वो तस्वीर भी देखने को मिलती है। और क्यों? क्योंकि
पार्टियों ने जातियों को बांट रखा है। कुछ कहती है भाई हम तो सबकी राजनीति कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हम तो भाई इसकी राजनीति कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं भाई हमें तो इनका वोट चाहिए, कुछ कह रहे हैं हमें उनका वोट चाहिए। तो ऐसे में जो अब जब वोट का समय आ रहा है तो अब जो SC ST वर्ग के लोग हैं वो बेचारे खुश हो जाते हैं कि चलो अब तो कुछ हम लोग का होगा। लेकिन अंत में क्या है, जब जीतने के बाद अंत में क्या है, मिलता किसी को क्या है, ये भी तो सवाल है। मिलता क्या है किसी को, मिल क्या रहा है किसी को, किसी जाति के लोगों को क्या मिल रहा है, जीतने के बाद क्या मिल रहा है? कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीजें मिल रही है जिससे लोग खुश हो जाए? जटाशंकर जी। देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इस बात से हमारी पार्टी को लेकर करके जो नियति है और उनकी नीति है उससे खुश होना चाहिए। उनको सबको खुश होना चाहिए कि अभी 80 करोड़ लोगों को समान भाव से सबको राशन दिया जा रहा है। कभी ये नहीं पता चलता है कि इस लाइन में कौन जाति कौन विशेष, कभी भी बताइए। प्रधानमंत्री आवास देख लीजिए, शौचालय देख लीजिए, आप आयुष्मान भारत कार्ड देख लीजिए, आप जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं सब कुछ जमीनी लेवल पर और बहुत तेजी से जिस तरह से वर्ग के आधार पर आप देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति बोर्ड का गठन, शेड्यूल कास्ट बोर्ड का गठन, उसका बजट देख लीजिए, शेड्यूल देख लीजिए। तो ये जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उन व्यवस्थाओं से आगे करके कम से कम अगली पीढ़ी से के लिए आज से अगली पीढ़ी के लिए हम लोग बोलना सीखें कि जो 5 वर्ष का लड़का है आज के 13 साल बाद जब वोट देगा तो जातिगत वर्ग व्यवस्था के आधार पर नहीं वोट देगा, इस आधार पर वोट देगा कि हम भारतीय संवैधानिक मूल नागरिक हैं, हमारा देश भारत है और हमारा देश प्रथम पहले सामने आता है। और इसी तरह से राजनीतिक पार्टियों को भी इस समावेश से बाहर जाकर के चर्चा करनी होगी। तो ये आप जान लीजिएगा, जिस दिन ये महिमा मंडल टूटेगा भाई साहब, जिस दिन ये महिमा मंडल टूटेगा उस दिन इतना बड़ा अनर्थ होगा कि ये लोग कहीं पर भी खड़े होने नहीं लग जाएंगे जो जातिगत राजनीति की बात करते हैं और जातिगत वर्ग व्यवस्था के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से और सभी अपने दोस्तों और दलीय राजनीतिक प्रवक्ताओं से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस वर्ण व्यवस्था से बात आगे बढ़ा करके तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करें या आर्थिक आरक्षण के आधार पर भेदभाव न हो, इसके लिए समान आचार संहिता का बात करें, समान साफ। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि लोगों को बात करनी है सिटीजन चार्टर पर, इससे ज्यादा अच्छा बात करनी चाहिए वन नेशन वन पीपुल्स के। तमाम ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर हमें जरूरत है बात करने की। लेकिन आज के संदर्भ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने आज उनको ठीक से समझा दिया और इतने अच्छे ढंग से समझा दिया हमारे OP राजभर साहब ने कि स्थिति ठीक हो गई। तो एक वर्ण व्यवस्था के साथ में जो चर्चा हुआ उस चर्चा के अनुसार आपका आभार और धन्यवाद। इसी बहाने हमारे यादव के अलावा जो 39 जातियां और हैं जिनका नामकरण OBC के नाम पर पड़ा हुआ है, वो अभी 39 मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोचेगा। आज OP राजभर के जबान से 39 अदर जातियां जो OBC में है यादव के अलावा, वो मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोचेगा और सोचना चाहिए। और हर हालत में मैं तो यही कहूंगा कि अगली बार हमारी सरकार ने माननीय कल्याण सिंह साहब को है नहीं, हमारे स्वर्गीय आदर्श और उत्तर प्रदेश के हीरो जो रहा करते थे अपने जमाने में हमारी पार्टी के, वह हमने ऐसे आदर्श सूचकांक मुख्यमंत्री भी बनाए हैं आपके यहाँ, जहाँ पर यह नहीं कह सकते कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर देश के प्रधानमंत्री बनाए हैं और इसके पहले राष्ट्रपति भी बनाए हैं। और राष्ट्रपति बनने की बात हुई थी जब अब्दुल कलाम साहब की, हमारी राजनीतिक पार्टियां ने सर झुका करके बहुत ही सहज भाव से हम सब लोगों ने निसंकोच उनके प्रति समर्थन जाहिर किया था, जबकि हमारी पार्टी उसमें विपक्ष में थी। तो इस नाते इस तरह के मर्यादाओं को आगे ले जाने की जरूरत है और इस पर बहुत गंभीर चर्चा आपने शुरू किया और आगे हम चाहेंगे कि इसी तरह से लोगों से इसी तरह से चर्चा करा करके फिर इन लोगों से कहलवाइए कि भाई हमारी राजनीतिक पार्टियां अब जातिगत वोट नहीं करेगी, जातिगत वोट नहीं मांगेगी, हम विकास के एजेंडे और अगले देश और देश के समाज के लिए वोट मांगेंगे। सुभाष चंद्र जी, देखिए एक चीज है कि सुभाष चंद्र जी कि अगर आप देखिए, अगर यहाँ पर जातिगत राजनीति की बात की जाती है तो जातिगत राजनीति की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य वो क्या कर रहे हैं, वो यही तो कर रहे हैं। वो जा रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर जाति को लेकर जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं
हिंदुओं के लिए अलग भावना लेकर जा रहे हैं, अलग बात कह रहे हैं, साधु संतों के लिए अलग बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक विरोध जो है ये पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो मनीष जी, समाजवादी पार्टी कर भी तो वही रही है। समाजवादी पार्टी के जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो नेता हैं, वो कर भी तो ये धार्मिक वैमनस्यता बढ़ाने का कार्य तो कर रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिमों के जो बीच की खाई है, हम लोग उसको पाटने का कार्य करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो है, उस खाई को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर वास्तव में ये राजनीति करना चाह रहे हैं, जातिगत चीजों को छोड़कर प्रदेश के विकास की राजनीति करना चाह रहे हैं, देश के विकास की राजनीति करना चाह रहे हैं, तो आखिर में इनको इस प्रकार की टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? भैया, जो भी किताबें होती है वो किताबें उस समय के समाज के आईना होती है। यानी जाहिर सी बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी थी वो उस समय की तत्कालीन किताब थी और उस समय के समाज की आईना थी। आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा जाए कि आपने जिस चौपाई का जिक्र किया था, आज चंद्रयान ने कदम रखा, दक्षिण ध्रुव के ऊपर भारत पहला देश बना है, इतिहास रचा है, उसके अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसरो के अंदर महिलाओं के क्या उनकी भूमिका नहीं है? इस बारे में स्वामी प्रसाद जी से पूछा जाए तो बाएं बाएं झाँकने लगेंगे। तो जो धार्मिक खाई है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता धार्मिक ग्रंथों के ऊपर जिस प्रकार से आघात करते हैं, हमला करने का प्रयास करते हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप जातिगत राजनीति कर रहे करिए, उसमें हमको कोई आरोप नहीं, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हो, हम एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे कांग्रेस ही क्यों नहीं हो, आप किसी भी पार्टी को अगर पूरी तरीके से देख लें तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के अंदर ये जातियों का वोट ज्यादा तो इसको हम उम्मीदवार दे दें, लोकसभा के अंदर ये उम्मीदवार है तो इसको वोट दे दे, तो उन जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार फाइनल होते हैं। तो ये कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन उन जातियों को सामने रखते हुए बाकी की जो जातियां हैं उसको झुठला देना, उसको भुला देना, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, धार्मिक आघात करना, ये समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है ये पूरी तरीके से गलत है। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार उनके छड़ाव में आने वाली नहीं है। 3 सीटों पे जो बचे हुए 2024 के अंदर देखिए इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मैं खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।